आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी फाइनेंस जो बिल है वो अमेंडेड चूँकि उस पर बात हो चुकी है, तो उसके ऊपर जो 16 अमेंडमेंट्स हैं इनकम टैक्स लॉ में, उसके बारे में वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा। तो पहली जो अमेंडमेंट है, जो अमेंडेड फाइनेंस बिल 2020 का है, उसके बारे में मैं आपके साथ कमेंट्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये पहली जी फाइनेंस अमेंडेड बिल के थ्रू जो अमेंडमेंट है वो आपके सामने। इसमें दो चीज़ें हैं जी। पहला, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन है, इसमें उन्होंने रेजिडेंट कंपनी जो होटल के बिजनेस में इंगेज्ड है पाकिस्तान में, उसको भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में शामिल किया, नंबर वन। नंबर टू, इसमें ये कहा है उन्होंने कि जो 1 जुलाई 2020 के बाद जो होटल इंडस्ट्री को जो लॉसेज होंगे, वो वैसे तो बिजनेस लॉ 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसमें उन्होंने 8 ईयर्स के लिए सॉरी जो है वो उस पर फैसिलिटी दी है कि लॉस इसको कैरी फॉरवर्ड वो कर सकते हैं। ये पहली जी 16 टोटल है, ये पहली है। अब मैं दूसरे की तरफ चलता हूँ, जो फाइनेंस अमेंडेड बिल 2020 की बात होगी। जी ये दूसरी जो फाइनेंस, जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही हैं कि ये फाइनेंस एक्ट जो है वो इसी पे कंसिस्ट ऑफ होगा, इन्हीं इन्हीं अमेंडमेंट्स के ऊपर जो फर्दर की गई हैं फाइनेंस बिल के अंदर। अब इसमें दूसरे में ये कि सेक्शन 7A प्रोवाइड करता है कि जो लोग इसमें शिपिंग रेजिडेंट पर्सन जो शिपिंग बिजनेस करेंगे, उन पे टनेज बेस पे फाइनल टैक्स रजीम का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने इसमें चेंज ये किया कि पहले तो इसका पीरियड एक्सटेंड किया था 2023 तक, 30 जून 2023 तक जो टैक्स ईयर होगा, उसको फर्दर उन्होंने मजीद एक्सटेंड करके 2030 तक उसको एक्सटेंड कर दिया कि ये फाइनल डिस्चार्ज में टनेज बेस पे टैक्स पे करेंगे। ये दूसरी जी अमेंडमेंट थी। अब मैं तीसरी की तरफ चलता हूँ। ये तीसरी अमेंडमेंट है जी, जो फाइनेंस एक्ट अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला जो बनेगा आफ्टर, क्योंकि अपर हाउस से तो अप्रूवल हो गई है, सेनेट ने तो अप्रूव कर दिया है, अब प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे और इसकी अल्टीमेटली एक्ट की जो कॉपी है वो अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जी जो पहले प्रपोजल थी कि कलेक्शन एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो 6% से उन्होंने प्रपोज किया था 2% पे। तो लिमिट वापस वापस तो नहीं उन्होंने की, लेकिन दरमियान में आ गए। ऊपर पहले 6 था, फिर 2 हुआ, अब उन्होंने कहा 4% जो होगा, 4% ऑफ दी रेंट चार्जेबल टू टैक्स आप कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन फिर आपने एक्चुअल से ही करना है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टैक्स, विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन जो है वो डिविजिबल होगी। ये जी आपकी तीसरी थी। अब मैं चौथी की तरफ चलता हूँ। ये डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर जी, इनकम टैक्स लॉ में भी सेल टैक्स की तरह इन्होंने एक एक सेक्शन जो 21 के अंदर दो क्लॉजेज और डाले कि जी आपको एक्सपेंसेस जो होंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेंगे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं, और 100 मिलियन की लिमिट भी पर पर्सन रख दी। अगर उसको रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है तो वो उसको आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपके खर्चे जो होंगे जो वो डिसअलाउ कर दिए गए। अब उसमें उन्होंने चूँकि मैक्सिमम लिमिट रखी हुई थी 20%, तो उसमें उन्होंने फेवर ये कर दिया कि उस लिमिट को एक तो कम करके जो है वो मैक्सिमम जो अपर लिमिट है 20 से जो करके 10% कर दिए, जो टोटल एक्सपेंडिचर जो होंगे उससे ज़्यादा डिसअलाउ नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने इनको डेफर करके इसको कहा कि टिल 30 सितंबर 2020 तक इसकी एप्लीकेशन को डेफर कर दिया जाए। जी नेक्स्ट है जी, ये नंबर 5 है जी, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 37 है। आपको पता है कि सिक्योरिटी का टैक्सेशन का जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्सेशन होती है, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट ये की है। अगर एक बंदा शेयर होल्डर है किसी कंपनी का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन डिस्पोजल से पहले अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है,
तो वो उसकी जो टैक्सेशन होगी उन शेयर्स की, जो जो कि प्राइवेट से कन्वर्ट होकर पब्लिक में जाएगा, वो 37A में किया जाएगा। उसकी असेसमेंट जो टैक्सेशन की होगी वो 37 के अंदर फॉल नहीं करेगा, बल्कि वो 37A में करेगा, जो कि सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है। जी आगे मैं चलता हूँ जी। जी ये नेक्स्ट है जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100C का जो सर्टिफिकेट है आपको पता है एप्लीकेबल है। अब इसमें इशू ये आ रहा था कि इन्होंने एक प्रपोज अमेंडमेंट की थी कि जो सरप्लस फंड्स की कैलकुलेशन में जो अगर एसोसिएट से डोनेशन आएगी तो उसको उसकी उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस पे अप्लाई नहीं की जाएगी, यानी इसका मतलब है कि उसको शामिल करके टैक्स लगाया जाएगा। तो ये जो अब जो प्रपोज हुआ था बेसिकली, उसको उन्होंने रिवर्ट बैक कर दिया जी, कि वो वापस अगर उसी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि एसोसिएट्स ही ज़्यादा लोग थे जो इसके अंदर डोनेशन भी दे रहे थे, एसोसिएटेड कंपनीज थी एसोसिएट से। तो इसलिए इसको उन्होंने अल्टीमेटली वापस जो है वो कर दिया कि सरप्लस फंड्स की कैलकुलेशन के लिए अगर एसोसिएट से डोनेशन आएगी तो उसको भी जो है वो कंसिडर किया जाएगा, बजाय ये कि उसको इग्नोर करके सरप्लस फंड निकाला जाए और उस पर 10% टैक्स दिया जाए। जी ये नेक्स्ट है जी मेरे पास 7 नंबर है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। वेल्थ स्टेटमेंट में एक प्रपोज अमेंडमेंट की थी उन्होंने कि वेल्थ स्टेटमेंट विदाउट कमिश्नर इनकम टैक्स रेवेन्यू के आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे। अब उसको उन्होंने वापस कर दिया। एक तो ये कि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ एक प्री कंडीशन ये डाल दी है कि आप इंटीमेशन के थ्रू कमिश्नर इन रेवेन्यू को बताएंगे कि आपने इसको रिवाइज किया। और अगर अगर कमिश्नर इन रेवेन्यू इसमें ये प्रूफ, इसके ओपिनियन में ये है कि ये बोनाफाइड जो है वो रिवीजन नहीं है या रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से नहीं है, तो फिर वो उसको रिजेक्ट भी कर सकेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अभी रिसेंटली जब ये बिल आया था उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ट्राइब्यूनल में अगर आपने अपील फाइल करनी है, जिसे आप टैक्स पेयर की सेकंड अपील करते हैं और डिपार्टमेंट की फर्स्ट अपील कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप 10% ऑफ द डिमांड जो कमिश्नर इनर रेवेन्यू अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे जी, ये अपाइल्ड हुई है, तो उसका 10% जमा करवाए बगैर आप अपील नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि इस पर काफ़ी जजमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं एप्लीट बॉडीज़ की और हायर फोरम्स की। और तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि वो इसको इसकी जो ये प्री कंडीशन है इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अगेंस्ट द राइट ऑफ द टैक्स पेयर था। फर्दर इसमें ये था कि अगर आप टेस्ट ऑफ स्टे जब आप पास करते हैं तभी आपकी डिमांड रुकती है, तो जेन्युइन केसेस में ऑटोमेटिक आप पूरी डिमांड ले जाते हैं। इसलिए अगर उसको स्टे नहीं मिलता तो ठीक है, फिर इसलिए इसी रैशनैलिटी की बेस पे ये प्री कंडीशन जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। कि ये एडवांस टैक्स इंपोर्ट में जी आपको पता है इस दफ़ा 2-3 इसमें काफ़ी चेंजेस इन्होंने किए हैं। 12 शेड्यूल इसमें डाला था। पार्ट 1 था कैपिटल गुड्स का, पार्ट 2 था रॉ मटेरियल का, और पार्ट 3 था आपका फिनिश गुड्स का, इरिस्पेक्टिव के कमर्शियल इंपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो। अब इसमें फिर कन्फ्यूजन होगी कि जो अपने ओन यूज़ के लिए मंगवाएगा एक तो उसको फैसिलिटेट करें, और कुछ आइटम जो 11-25 के अंदर थे वो स्पेसिफाई नहीं हो रहे थे, उनको कवर करने के लिए बोर्ड ने ये पावर ले ली है जी कि वो आइटम जो है उनको वो पार्ट 2 के अंदर जो कि रॉ मटेरियल है उसके अंदर वो स्पेसिफाई कर देंगे, जिसका रेट 2% होगा, ताकि कल को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जी नेक्स्ट आ रहा है जी 10 नंबर अमेंडमेंट है जी। इसकी जो आपके सामने है ये डिविडेंड पे है जी। बेसिकली अगर कोई बंदा किसी कंपनी का शेयर होल्डर है और कंपनी की इनकम एग्जाम्प्ट है लॉसेस की वजह या एग्जाम्पशन की वजह से, तो उस पर क्या होता था कि वो उसको 25% जो रेसिपिएंट था उस पर टैक्स था, और एडवांस टैक्स लेकिन 15% था। फिर रेसिपिएंट को ऑब्वियसली बाकी 10% देना पड़ता था। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जो एडवांस टैक्स है उसको भी जो है जैसे म्यूचुअल फंड है उसको भी
और इनको भी कवर करके, तो एक ही जो रेसिपिएंट पे रेट होगा वही एडवांस टैक्स का रेट होना चाहिए, ताकि कल को जब वो रिटर्न फाइल करे तो कोई डिमांड इसमें ना निकले। जी नेक्स्ट है जी, मैं आगे चल रहा हूँ। जी आगे विद होल्डिंग टैक्स ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, इस दफ़ा आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज थी उनको उन्होंने रिड्यूस रेट जो स्पेसिफाइड सर्विसेज का उसको 3% पे था, एज कम्पेयर टू 8% या 10% के। तो 3% जो रिड्यूस रेट था उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज को बाहर निकाल दिया था। तो एक तो ये वापस हो गया है, यानी इंजीनियरिंग भी, और उसके साथ उन्होंने मज़ीद और 4-5 और सर्विसेज जो है उसके अंदर और ऐड कर दिए कि उनको भी 3% लगेगा, जिसमें वेयर हाउसिंग सर्विसेज है, आपके सामने है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है, डाटा सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर लाइसेंस इशूड बाय द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीए का है, और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टावर सर्विसेज है, उनको भी इसमें उन्होंने डाल दिया है। जी नेक्स्ट है जी मेरे पास, ये क्लॉज 66 है जी, जो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का जो एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम है, उसके अंदर टेबल 1 जो आपको पता है, अब 1 और 2 उन्होंने बना दिया है। उसके अंदर टेबल 1 के अंदर 3 उन्होंने एंट्रीज और डाली हैं, और इसी तरह टेबल 2 के अंदर 2 और मजीद डाल दी है जिनकी इनकम एग्जाम फ्रॉम। टेबल 1 के अंदर आप देख सकते हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन है, उसके अलावा शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट है, तीसरा नेशनल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप है फॉर टैलेंट के लिए, और टेबल 2 के अंदर उन्होंने जो 100C की एग्जम्पशन क्रेडिट लेके तो फिर इसमें आएगा, उसमें आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, ये 3 उसमें और 2 उसमें टेबल 1 और 2 में रिस्पेक्टिवली डाल दिए उन्होंने। ये जी एग्जम्पशन फ्रॉम मिनिमम टैक्स है 113 सेक्शन, इसके अंदर मजीद उन्होंने अब देख सकते हैं चार केसेस, उन्होंने 3 केसेस और डाल दें। एक नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी इनकम जो है टैक्स ईयर्स 2020 एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, हज ग्रुप जो ऑपरेटर्स हैं फॉर द टैक्स ईयर 2021, और इसी तरह रेजिडेंट कंपनी जो होटल बिजनेस में एंगेज है। पहले होटल बिजनेस को उन्होंने ऊपर आपको पता है कैरी फॉरवर्ड लॉस की फैसिलिटी दी है, और कंपनी रेजिडेंट जो पाकिस्तान में एंगेज है उसको इंडस्ट्रियल टेकिंग का स्टेटस भी दिया है, और प्लस इधर से उन्होंने उसको 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक उन्होंने टर्नओवर टैक्स से भी होटल बिजनेस में उन्होंने उसको छूट दी। ये ओबियसली ये कोविड जो 19 है इसकी वजह से सारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जी एग्जम्पशन 148 क्लॉज, ये आपको पता है पहले एक 61 मुख्तलिफ आइटम थे जो उनको जो मेडिकल और मेडिसिन जो रिलेटेड है इससे कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो उसमें मजीद उन्होंने कहा कि ड्रग्स और जो मेडिकल इक्विपमेंट है मजीद उन्होंने ऐड किए हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, तो उनको भी इम्पोर्ट पे छूट मिल जाएगी। जी आज का सेकंड लास्ट है जी पॉइंट, वो एग्जम्पशन फ्रॉम 153 क्लॉज 46 AA है जी पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल। बेसिकली दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो उन्होंने कहा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जो पेमेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ सैंड, ये लिस्ट बनी हुई है, ब्रिक्स है, इसे करते करते कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्लस इसके अलावा जो सर्विसेज रेंडर करेंगे इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जिसमें आर्टिशंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, डेली वेजेस वाले, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन उन्होंने साथ ये लगाई है कि पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा, लेकिन उसका CNIC और जो एड्रेस होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, और डायरेक्टली उस पर्सन के अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। तो उसको फ़ायदा क्या होगा जी कि उसको विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजन, क्योंकि सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 जो है वो डील विद होल्डिंग टैक्स स्पेसिफिक प्रोविजन से करता है कि नॉन एप्लीकेशन, तो वो उसका विद होल्डिंग टैक्स फिर नहीं काटा जाएगा, ताकि उस इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिले। लास्ट है जी आपकी जो अमेंडमेंट है,
जी ये लास्ट है जी, अदर अमेंडमेंट्स है इसमें। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को उन्होंने टर्नओवर के अलावा आपको पता है क्लॉज 61 में भी डाल दिया कि उसको डोनेशन जो देंगे उसका जो है वो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे और आपको मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि वो स्टेट डिडक्शन के तौर पे आपको मिलेगा क्योंकि क्लॉज 61 है। दूसरी बात यह कि नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया उन्होंने, वो ऐड हुआ है। प्लस इसके अंदर तीसरा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि अगर आप, प्रपोजल तो ये थी कि जो कैपिटल गेन होगा जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बेचेंगे तो वो एग्जाम्प्ट होगा स्पेसिफाइड 2021 के लिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने रेंटल प्लस जो डेवलपमेंट दोनों को ही उन्होंने पीरियड जो है वो बढ़ा के एक का जो स्पेसिफाइड था वो दोनों का बढ़ा के उन्होंने 2000 जो है वो 23 कर दिया ताकि इनको फैसिलिटी जो है वो मिले। अच्छा इस अमेंडमेंट्स में जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको फाइनल लीगल ओपिनियन ना समझा जाए, ये फॉर द गाइडेंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज है। तो कोई भी किसी भी चीज़ पे एक्ट करने से पहले आप अपने कंसल्टेंट से, लीगल एडवाइज़र से, आप अपनी जो भी जो कंसल्टेंट है आपके, जो कनेक्टेड पार्टी है टैक्स को जो डील करते हैं, उससे पहले कंसल्टेंसी लेके तो फिर इस पे एक्ट कीजिएगा। बाकी ये की अमेंडमेंट्स है, पूरी नहीं है, इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसका पूरा जो मटेरियल है वो हम स्लाइड फॉर्म में डाल के तो वो भी अपलोड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से दुआओं की अपील है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।